गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। प्रेम विद्या मंदिर से मैं दीपक सर। मनोविज्ञान में कक्षा 12 में हम पाठ नंबर 3 देख रहे थे। अब उसमें से चौथा टॉपिक था कि गार्डनर का बहुविध बुद्धि का सिद्धांत। अब हार्वर्ड गार्डनर ने 1883 में बुद्धि के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। उसके अनुसार बुद्धि एक ही स्वरूप नहीं रखती है, बुद्धि में अलग अलग परिबल रहे हुए हैं। उन्होंने बुद्धि के लिए जो सिद्धांत दर्शाए हैं उन्हें बहुविध बुद्धि का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति को अपने पर्यावरण को समझने के लिए एवं दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए बुद्धि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उन्होंने बुद्धि की 8 विशिष्ट लाक्षणिकताएं दर्शाई हैं। व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्तियों के बीच इन लक्षणों के प्रमाण में अंतर दिखाई देता है। परिस्थिति, संयोग एवं घटना के अनुसंधान में व्यक्ति बुद्धि की विविध लाक्षणिकताओं में से कई लक्षणों का प्रयोग करता है। उदाहरण, विद्यार्थी जब कक्षा में अध्ययन करता है तब भाषाकीय, तार्किक या गाणितिक बुद्धि का तथा खेलकूद में दैहिक, शारीरिक, गतिलक्षी बुद्धि एवं शिक्षक, बुजुर्ग, आदर्श व्यक्ति को समझने में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उपयोग करता है। उसके लक्षण जैसे यहाँ पे बताया कि भाषाकीय बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि लेखन, वाचन, कथन, भाषा की जटिलता को समझना, उसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना आदि कार्यों में प्रकट होता है। साहित्यकार, लेखक, वक्ता, उद्घोषक, कटार लेखकों में इस प्रकार की बुद्धि क्षमता अधिक दिखाई देती है। नंबर 2, तार्किक गाणितिक बुद्धि। गाणितिक तर्क, संकेतों का उपयोग, गणितीय नियमों की गहनता, गाणितिक प्रक्रिया आदि कार्यों में यह बुद्धि प्रकट होती है। वकील, गुनाशोधक, वैज्ञानिक, अंकशास्त्री, तर्कशास्त्रियों में इस बुद्धि की मात्रा अधिक दिखाई देती है। तीसरा है अवकाशीय बुद्धि। तो मानसिक प्रतिमाओं की रचना, अंतर विषय में ख्याल के बारे में निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान, पहेलियों का हल, दिमागी खेल में इस बुद्धि का उपयोग होता है। वाहन चालक, ऑपरेशन करने वाले सर्जन, इंजीनियरिंग आदि में इस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है। चौथी जो है वो दैहिक, शरीर गति लक्षी बुद्धि। शारीरिक हलन चलन, उसकी गति, अंग विन्यास, अंग मरोड़ पर कौशल प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की बुद्धि की जरूरत पड़ती है। खिलाड़ी, हस्तकला के कारीगर, नृत्यकार, अभिनेताओं आदि व्यक्तियों में उपयुक्त बुद्धि का प्रमाण अधिक पाया जाता है। पांचवा जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि की मदद से व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की पसंद नापसंद, भावनाएं, आवेग, स्वभाव, आदत, व्यक्तित्व के गुण, लक्षणों आदि से परिचित होते हैं। राजनेता, धर्मगुरु, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का प्रमाण अधिक होता है। संगीतज्ञ बुद्धि। संगीत के स्वर, ताल, लय, राग, बंदिश आदि की समझ प्राप्त करने की क्षमता संगीतज्ञ बुद्धि का परिणाम है। गायन वाद्य के क्षेत्र में कार्यरत निष्णातों में ऐसी बुद्धि की मात्रा अन्य लोगों से अधिक होती है। सातवां है व्यक्ति अंतर्गत बुद्धि। एक व्यक्ति के रूप में हम अपनी भावना, आवेग, अभिव्यक्ति, मनोभाव, पूर्वग्रह, मान्यता आदि की समझ उपयुक्त बुद्धि से प्राप्त करते हैं। अंतर्दृष्टि एवं स्व आविष्कार की समझ प्राप्त करने के लिए यह बुद्धि उपयोगी है। उसके बाद है नैसर्गिक बुद्धि। प्राकृतिक तत्व जैसे कि जीव सृष्टि, वनस्पति सृष्टि तथा कुदरती आपदा की समझ के लिए नैसर्गिक बुद्धि आवश्यक है। जीव वैज्ञानिक, वनस्पति शास्त्री, किसान, वन प्रवासी आदि में उपयुक्त लक्षणों का प्रमाण अधिक पाया जाता है। अब है पांचवा कि जेपी दास का PASS पास सिद्धांत। जगन्नाथ प्रसाद दास और उनके साथियों ने बुद्धि के सिद्धांतों में G घटक सिद्धांत का विरोध किया। प्रायोगिक अध्ययन और चिकित्सात्मक अनुभवों के आधार पर उन्होंने दर्शाया कि बोधात्मक क्षमता के लिए मस्तिष्क की रचना एवं उसकी होने वाली प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उन्होंने बुद्धि के बारे में शरीरलक्षी, उसमें भी खासकर चेता मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकार किया है। उनके अनुसार मस्तिष्क रचना विशिष्ट है, उसके केंद्र स्वतंत्र रूप से निश्चित मानसिक प्रक्रिया का नियमन करते हैं, परंतु साथ साथ मस्तिष्क के ये केंद्र पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है कि मस्तिष्क को दायां मस्तिष्क गोलार्ध और बायां मस्तिष्क गोलार्ध का गोलार्ध को ऐसे 2 भागों में बांटकर समझा जाता है, जिसमें दृश्य, श्राव्य, गंध आदि के निश्चित भाग में आए हुए होते हैं। तो ऐसे जहाँ पे चोट लगती है तो वो मानसिक या शारीरिक प्रवृत्तियाँ अवरुद्ध होती है। जैसे कि मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में किसी निश्चित भाग को चोट लगने पर व्यक्ति की भाषा, लिखने और बोलने की क्षमता में अवरोध आता है, यानी कि वो भूल जाता है।
तो ऐसे जो बोधात्मक है उसमें 4 जो है प्रक्रिया है उनका समावेश होता है, जिसमें पहला है कि प्लानिंग, दूसरा अटेंशन अराउल यानी कि ध्यान उत्तेजना, सिमुलेशन प्रोसेसिंग समकालीन प्रक्रिया, और चौथी है सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्रमबद्ध प्रक्रिया, जिसमें पहला देखते हैं प्लानिंग आयोजन। यह एक ऐसी बोधात्मक क्षमता है कि जिसकी मदद से हम समस्या का हल किस तरह से हो सकता है उसका निर्णय लेते हैं और निर्णय अनुसार व्यवहार करते हैं। उसमें हम ध्येय का निश्चय, परिणाम का पूर्वानुमान तथा प्रतिभाव या प्रतिपुष्टि का उपयोग आदि मानसिक प्रक्रिया करते हैं। इसके लिए बड़े मस्तिष्क का अग्रखंड जिम्मेदार होता है। दूसरा, ध्यान उत्तेजना। इस बोधात्मक प्रक्रिया में पर्यावरण में रहे हुए अनेक उद्दीपकों के प्रति ध्यान देने की तथा अन्य उद्दीपकों की अवहेलना करने की क्षमता का समावेश होता है। ध्यान केंद्रित करने की परेशानी की विकृति वाले व्यक्तियों में इस बोधात्मक प्रक्रिया में कमी दिखाई देती है। ध्यान एवं उत्तेजना के साथ मस्तिष्क एवं थैलेमस जुड़े हुए होते हैं। तीसरा जो है वो समकालीन प्रक्रिया है। इस बोधात्मक प्रक्रिया में से अलग अलग उद्दीपकों को एक साथ जोड़कर उसे एक समग्र घटना के रूप में पहचानने की क्षमता रही हुई है। भाषा की यह समझ प्राप्त करने के लिए इस क्षमता की आवश्यकता अधिक होती है। जैसे कि मेरी माता के पिता का पुत्र मेरा क्या कहलाएगा, तो उत्तर है उसका मामा। तो इस क्षमता के लिए बड़े मस्तिष्क का पश्चखंड एवं मध्यखंड अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फिर है क्रमबद्ध प्रक्रिया। यहाँ उद्दीपकों को क्रमबद्ध रूप से उसकी प्रस्तुत करने की क्षमता का समावेश होता है, जिसमें खास करके क्रमिक रूप से अक्षर तथा शब्द संयोजन, वाचन एवं लेखन कार्य करने की क्षमता का समावेश होता है। इसके लिए बड़े मस्तिष्क का अग्रखंड एवं निम्नखंड महत्वपूर्ण होता है। अब उसका बुद्धि का मापन करना है तो उसकी बुद्धि कसौटियाँ एवं वर्गीकरण दिया हुआ है। तो बुद्धि मापन सूत्र का जो स्पष्टीकरण है, तो मनुष्य की सर्वोत्तम शक्ति उसकी बुद्धि है। बुद्धि के बारे में विविध सिद्धांतों या फिर उसके बुद्धि मापन में दिए हैं। अब इसमें समझने के लिए मानसिक आयु और बुद्धिआंक को समझना आवश्यक है। सबसे पहला देखते हैं मानसिक आयु। व्यक्ति जिस पर्यावरण में रहता है उसके संबंध में उसके मानसिक विकास की कक्षा अर्थात उसकी मानसिक आयु। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जिस बालक की बुद्धि का मापन करना होता है उसकी वर्तमान शारीरिक उम्र की अपेक्षा 2-3 साल से कम उम्र की कसौटी से प्रारंभ किया जाता है। व्यक्ति के द्वारा दिए गए प्रश्नों के सच्चे उत्तरों की संख्या के आधार पर उसकी मानसिक आयु निश्चित की जाती है। कसौटी के प्रत्येक सही उत्तर के साथ 2 मास की मानसिक आयु गिनी जाती है। प्रत्येक साल की कसौटी में 6 प्रश्न होते हैं। कसौटी लेते समय बालक द्वारा बड़े से बड़े उम्र की कसौटी जिसकी सभी प्रश्नों के सही जवाब वह दे सके उसकी प्राथमिक आयु मानी जाती है। तो उसमें नीचे कोष्टक दिया है तो उसके ऊपर से उसको दर्शाया गया है कि स्टैनफोर्ड बिने की कसौटी के अनुसार मानसिक आयु की गिनती कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बालक की आयु दर्शाई गई है, कसौटी के कुल विधानों की संख्या है, बालक द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या है और उसके कितने महीने में यानी कि 2 मास है तो वो, और उसकी मानसिक आयु दर्शाई गई है। तो उसके ऊपर से हम उसकी मानसिक आयु ज्ञात कर सकते हैं। अब जन्म तारीख के अनुसार शारीरिक आयु के साथ मानसिक आयु की तुलना की जाती है। तेजस्वी बालक की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से ज़्यादा होती है, जबकि कमज़ोर बौद्धिक क्षमता के बालकों की मानसिक आयु उसके शारीरिक आयु से कम होती है। अब उसका बुद्धिआंक, तो बुद्धिआंक को बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है। बुद्धिआंक का ख्याल स्टर्न ने दिया। बुद्धिआंक व्यक्ति की बुद्धि कक्षा को सूचित करता है। बुद्धिआंक खोजने का सूत्र है कि बुद्धिआंक IQ बराबर मानसिक आयु बटे में शारीरिक आयु गुणा 100 करना होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हमको दिया कि बालक की वास्तविक शारीरिक उम्र 7 वर्ष एवं 6 महीने अर्थात 90 महीने है तो उसकी मानसिक आयु 108 महीने है। तो सूत्र के अनुसार हमको गिनती करनी हो तो कैसे करेंगे, IQ बराबर MA बटे में CA गुणा 100। MA यानी कि उसकी मानसिक आयु कितनी है, 108 है और शारीरिक आयु 90 है, उसको 100 से गुणा करो तो 120 आंसर आएगा। तो वो 120 क्या होगा, वो उसका बुद्धिआंक यानी कि IQ होगा। जबकि अब आधुनिक बुद्धि कसौटी में मानसिक आयु गिने बिना केवल मानांकों के कोष्टक के आधार पर सीधा बुद्धिआंक खोजा जा सकता है।
अब आगे की बुद्धि कसौटियाँ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू।